क्लास बंद कर रहे हाँ हाँ कुछ आप लीजिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? नमस्ते, वेरी गुड। क्या बात है, आज पहली बार इतना जोश में हमने पॉजिटिवली बोला, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, क्यों आंसर लिख के लाए हो इसलिए? फिर ओ, but it's impressive that you tried and you completed your answer. Then try again. So, तो जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, ठीक है, क्लियर है सारा? हाँ, रिवाइज कर रहे हैं आप? श्योर? ओके, चलिए ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑनलाइन में भी सभी, अभिषेक, मोहम्मद, रियाज, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था वहां से, ठीक है? सूरत अधिवेशन से और we will try to complete 1916 लखनऊ अधिवेशन। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं ना, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर पीटी एंड मेंस बोथ। क्योंकि कल जो टॉपिक हमने कवर किया, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, है ना, फिर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, तो जो कुछ भी आपने कल समझा, जो भी टॉपिक आपने लिखा है, नोट्स लिखा है, वहां से पीटी के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? तो उसको रिवाइज करते रहिए, जितने भी फैक्ट हैं उनको आप रिवाइज करोगे, मेमोराइज हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है? अब ध्यान से समझना, कल हम थोड़ा सा जो कल की क्लास में हमने पढ़ा उससे कनेक्ट करने के लिए थोड़ा रिवाइज करते हैं, ठीक है? कल हमने देखा कि 1905 तक आते आते, मतलब 1885 से लेकर 1905 तक भारत में बहुत चेंज हुआ, बहुत सारे परिवर्तन आए। वो परिवर्तन कैसे थे? वो परिवर्तन थे शिक्षा और राजनीति, ठीक है? इन दोनों का जब वो गठजोड़ बनना कहते हैं ना, एजुकेशन, ठीक है? एजुकेशन से क्या आई? अवेयरनेस, है ना? तो जब शिक्षा से जागरूकता आई और फिर इसी जागरूकता का जब उपयोग जब राजनीति के क्षेत्र में किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? भारत के अंदर ये जो दौर है 1885 से लेकर 1905 तक का, ये राजनीतिक जागरूकता का दौर था, जब भारत के राष्ट्रवादी नेता, जितने भी प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, वो सभी क्या कर रहे थे? अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर, सभी पूरे भारत में लोगों को जागरूक कर रहे थे शासन व्यवस्था के लिए। उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड हैं, किससे संबंधित हैं? वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है? और लोकतंत्र कैसा शासन है? ये जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होता है। तो भारतीयों को उनके अधिकार, शासन में उनकी भागीदारी, उनके राजनीतिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने का दौर था ये 1885 से 1905 तक। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान दिया, वो योगदान दिया आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है? इन्होंने कैसे योगदान दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जाति, धर्म, सब क्षेत्र, मतलब
किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना भारत के अलग अलग हिस्सों में अधिवेशन किए, समाज के सभी वर्गों को समान अवसर दिया सदस्य बनने का, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि एक रिजीम थी, ये एक वेव थी, जैसे कहते हैं ना एक लहर चलती है, तो एक नई विचारधारा राजनीतिक जागरूकता का दौर था और वही लहर चल रही थी। अब जब राजनीतिक जागरूकता आई तो लोगों को किस लिए प्रेरित किया जा रहा था? लोगों को प्रेरित किया जा रहा था कि वो पूरे भारत को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से ना देखें, बल्कि पूरे भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखें, ठीक है। तो ये प्रेरित कर रहे थे राष्ट्रवाद के लिए, और इनका जो योगदान था वो सफल भी रहा। और 1905 तक आते आते हमने देखा कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद है वो काफी ज्यादा फैल चुका है, ठीक है। मतलब अब लोगों ने, कांग्रेस के गठन के बाद से लोगों ने अपने आप को क्षेत्रीयता से ऊपर उठाकर और राष्ट्र के स्तर पर सोचना शुरू कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1885 से 1905 तक का जो टाइम था उसमें राष्ट्रवाद का प्रसार भारत में बहुत ज्यादा हुआ। अब ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत में राष्ट्रवाद तो था, लेकिन भारत उस समय एक उपनिवेश था। क्या था? एक उपनिवेश, कॉलोनी था। और उपनिवेश किसका था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन क्या हो गई? साम्राज्यवादी शक्ति हो गई, और भारत क्या हो गया? उपनिवेश। अब कोई भी साम्राज्यवादी शक्ति कभी भी ये नहीं चाहती कि उसका जो उपनिवेश है ना, और उस उपनिवेश में रहने वाली जो जनता है वो इतनी जागरूक हो जाए, या राष्ट्र के प्रति इतना उनके अंदर प्रेम भाव आ जाए, है ना, राष्ट्र की गरिमा, ठीक है, राष्ट्र के गौरव के प्रति उनका इतना लगाव हो जाए कि कल को फिर वो क्या समझना शुरू कर दे कि हम किसी के अधीन नहीं रह सकते। अब अगर उपनिवेश की जनता में ऐसी भावना अगर जागृत हो रही है तो एक साम्राज्यवादी शक्ति क्या करेगी? सप्रेस करने की कोशिश करेगी, उसका दमन करने की कोशिश करेगी। अब यही विचार ब्रिटिश जो रूल था उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, ये उनके माइंड में आना शुरू हुआ, और उन्होंने इसका हल निकाला कहां पर? उन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही, मतलब 1901 से ही, ठीक है, उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया भारत में भेदभाव, लोगों के बीच में भेदभाव, फूट डालने की शुरुआत उन्होंने कर दी, ठीक। और ये क्लियरली विजिबल कब हुआ? ये विजिबल हुआ बंगाल विभाजन में, ठीक है। जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, ठीक है। तो बंगाल के विभाजन में जब बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया, और हमने देखा कि पूर्वी बंगाल की जो जनसंख्या थी वो अधिकांश जनसंख्या कैसी थी? वो मुस्लिम जनसंख्या थी, और पश्चिमी बंगाल अधिकांश हिंदू। ठीक है। अब जब इस तरीके का भेदभाव जब देखा गया, ब्रिटिश शासन ने किया कि ये तो साफ तौर पर क्लियरली ये तो इंडियंस को डिवाइड करने की पॉलिसी है, ये कोई प्रशासनिक सुधार नहीं है, ठीक है, ये क्या है? ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। अब इसका विरोध होना शुरू हो गया। माना जाता है कि एक तरफ 1905 में बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, वो भारतीयों को तोड़ने के लिए किया गया था। जो एकजुट होते जा रहे थे उनको अलग अलग करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसका प्रभाव उल्टा हुआ। प्रभाव क्या हुआ कि जब लोगों को रियलाइज हुआ कि ये तो हमें अलग कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? उतने ही अग्रेसिवली इसका विरोध करना शुरू कर दिया, उतने ही आक्रामक तरीके से क्या किया? उसका विरोध हुआ, और एंटी डिवीजन, एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हुआ। विभाजन विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई भारत में, और वो भी किस क्षेत्र में? मेनली बंगाल वाले क्षेत्र में। अब विभाजन हुआ और फिर इस विभाजन का विरोध हुआ। विरोध किस फॉर्म में किया गया, किस रूप में किया गया? उन्होंने कहा कि आप जो है विदेशी शासन है, हमें एक उपनिवेश की जनता के तौर पे रखा जा रहा है। ब्रिटेन वाला शासन, ब्रिटेन की शासन प्रणाली भारत में लागू ही नहीं हो रही, ठीक है, ये विदेशी शासन है,
तो अब क्या किया जाए, हम धीरे क्या करेंगे, विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का यहाँ से बहिष्कार करना शुरू कर देंगे। अब देखो, एक तो होता है बहिष्कार करना, किसी चीज को आप उपयोग करने से मना कर दो, या आपके पास पहले से वो जो चीजें रखी हुई है आप उनको जला दो। हालांकि ये भी बिल्कुल आसान नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आप सोच के देखिए कि वो राष्ट्रवाद की भावना कितनी प्रबल रही होगी, कितनी स्ट्रांग रही होगी कि लोगों ने अपने अपने घरों से जितने भी विदेशी वस्तुएं थी सारी की सारी उठा के बाहर लाके जला दी। वो नेशनलिज्म किस लेवल पे होगा, आप सोच के देखिए, है ना। अब बहिष्कार तो कर दिया उन्होंने, कहा बहिष्कार क्या हुआ। देखो, जब भी कोई भी आंदोलन, कुछ भी विरोध में क्या होता है, जब भी आप कोई परिवर्तन करने की कोशिश करते हो, विरोध करते हो, तो जब हम सिर्फ डिस्ट्रक्शन का सोचते हैं ना, किसी चीज के त्याग करने का सोचते हैं, तब तक वो जो प्रोसेस होती है ना, वो इनकम्प्लीट मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है वो। क्यों? क्योंकि आपने डिस्ट्रक्शन तक का तो सोच लिया, लेकिन रिप्लेसमेंट का नहीं सोचा। लेकिन इस चीज का ख्याल यहां पे रखा गया 1905 में। उन्होंने कहा एक तरफ बहिष्कार आंदोलन होगा तो दूसरी तरफ हम विकल्प तैयार करेंगे। हम क्या करेंगे? स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। और स्वदेशी आंदोलन में क्या था? जनसभाओं के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, भाषण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा था राष्ट्रवाद के प्रति, कि जिसके पास जैसा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के साथ वो राष्ट्र को समर्पित, वो अपनी सेवा प्रदान करे, राष्ट्र के लिए समर्पित वो क्या करे, चाहे उद्योग हो, स्कूल हो, संस्थान हो, इनको खोलने में मदद करें। लोगों ने अपना अपना जिसके पास जितना सामर्थ्य था फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, भारतीयों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में स्कूल खोले गए, कॉलेजेस खोले गए। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ कि अब हम ये निश्चित करेंगे कि हमारे राष्ट्र में शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हुई भारत में कि हम तकनीकी संस्थान खुद भारत में लाएंगे। जब तकनीकी संस्थान भारत में आएंगे तो क्या होगा? जब स्टूडेंट जब टेक्निकल सब्जेक्ट्स जब पढ़ेंगे तो क्या होगा? उनके खुद के अंदर वो चीजें आएंगी, फिर रिसर्च और इनोवेशन में जाएंगे तो भारत के अंदर क्या होगा? तकनीकी का विकास होगा। जब तकनीकी का विकास जिस देश में ज्यादा होता है वहां उद्योग अपने आप बढ़ जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। आज हम अगर इंडिया में, आज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें कि इंडिया में स्टार्टअप या फिर ये कहें कि जो इंडस्ट्रियल जो स्टेटस है इंडिया का, वो और बेहतर होना चाहिए था, अभी उतना नहीं है। और ये सच्चाई है, नहीं है। कहीं ना कहीं हम क्यों इसमें पिछड़ गए? क्योंकि जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, और जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन लेने के बाद वहां से पास आउट हो रहे हैं उनको प्रॉपर रिसर्च करने का मौका, उनको प्रॉपर काम करने का मौका उनको मिले। आपको पता है भारत की पहली जो सभ्यता थी, इंजीनियर्स की सभ्यता थी, वो पूरी की पूरी इंजीनियर्स की सभ्यता थी वो। आज इंजीनियर्स का क्या हाल है? जिस देश में इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो जाएगी ना, वहां पे अपने आप इंडस्ट्रीज ग्रो हो जाएंगी। ठीक है, अब ये अलग बात है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी बच्चा मजबूर हो जाता है, वो आईएएस का पेपर भी दे रहा होता है, वो क्लर्क का एग्जाम तक दे देता है। ठीक है, ये शिक्षा प्रणाली की कमी की वजह से होता है। ठीक है, कि आपका मानव संसाधन ही कंफ्यूज हो रहा है, वो टेक्निकल एजुकेशन लेके क्लर्क का पेपर देने को मजबूर हो रहा है। समझ रहे हो आप? ये शिक्षा प्रणाली की कमी है। तो यहाँ पर 1905 में कंस्ट्रक्टिव वर्क की शुरुआत हुई, रचनात्मक कार्यों की शुरुआत हुई स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से। और ये कहा गया कि अब भारत में स्वदेश निर्मित वस्तुएं होंगी और भारतीयों के द्वारा बनाई गई सेवाएं होंगी। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला। ठीक है, अब एक तरफ तो भारतीयों ने ये जाहिर किया कि हम अभी भी एक हैं। कैसे जाहिर किया उन्होंने? एक दूसरे के हाथ पे राखियां बांधी, एक दूसरे से गले मिले, है ना, प्रभात फेरियां निकाली, ये सब काम हो रहे थे, है ना, साथ में वंदे मातरम,
आमार सोनार बांग्ला, मतलब अपने अपने क्षेत्र के प्रति, ये पूरा जो बंगाल है ये पूरा एक ही है, ये अलग नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव वर्क हुए, लोगों को प्रेरणा दी गई। ठीक, अब एक तरफ ये काम हो रहे थे, ऑन द अदर साइड बंगाल विभाजन के लिए ब्रिटिशर ने जो तरीका अपनाया था कि पूर्वी और पश्चिमी में बांट दिया जाए और ये दिखाया जाए कि पूर्वी बंगाल जो है वहां मुस्लिम जनसंख्या अधिकांश है और इस क्षेत्र में ही विकास की बहुत ज्यादा कमी है, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, रोजगार में पीछे हैं और सामाजिक आर्थिक स्थिति भी उतनी गंभीर है। अब जब इतना दिखाया जाएगा बार बार, एक वो कहते हैं ना एकदम विजुअल इंपैक्ट क्रिएट कर दिया उन्होंने, दिखा दिया उन्होंने, डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब जैसे डिफरेंस क्रिएट किया, अब करता कौन भाई? ये जिम्मेदारी किसकी होती है? शासन की जिम्मेदारी होती है। अब शासन क्या कह रहा है? हम करेंगे अब ठीक इसको, इसीलिए तो इसको अलग अलग कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां भारतीय एक हो रहे थे, राष्ट्रवाद को शो कर रहे थे, वहीं दूसरी साइड में क्या हो रहा था? कुछ भारतीय कहीं ना कहीं ब्रिटिश पॉलिसी के इन्फ्लुएंस में आए, जो उनकी नीतियां थी उसके प्रभाव में आए, और उन नीतियों का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि भारत का एक हिस्सा, एक समुदाय धर्म के नाम पर उसे क्या महसूस होने लगा? उसे यह महसूस होने लगा कि भले ही अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, लेकिन हमें अपने समुदाय की बात रखने के लिए अखिल भारतीय स्तर का एक संगठन बनाना होगा। वरना एक बात बताइए, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उन मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता था क्या? लेकिन क्या किया गया? उसे राष्ट्रीय मुद्दा ना बना के उसे एक सामुदायिक, एक सांप्रदायिक मुद्दा बनाया गया कि ये एक समुदाय विशेष की बात है, ये एक धर्म विशेष के लोगों की बात है। तो जैसे अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक कार्यों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसलिए एक धार्मिक समुदाय के लोगों के हित के लिए एक धार्मिक संगठन बनना चाहिए। मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में। मुस्लिम लीग के गठन से पहले ये सब जो वायसरॉय थे मिंटो, उनसे मिलकर आए थे और उनसे बातचीत करके यही नतीजा निकला कि मुस्लिम के हितों के लिए, जो मुस्लिम जनसंख्या है भारत में, उनके हितों के लिए शासन कुछ करे। और वहां से उनको यह भी प्रेरणा मिली कि आप अपने लिए एक अलग राजनीतिक मंच बनाइए अखिल भारतीय स्तर पर। और इसका फाइनल जो कहें कि आउटकम कब निकला? जब मुस्लिम लीग का गठन हो गया। अब एक तरफ पैरेलली काम कर रहा है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दोनों। और बहुत सारे ऐसे नेता भी थे जो मुस्लिम लीग के नेता होने के बावजूद भी उनके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी थे, मतलब दोनों ही संगठनों से जुड़े हुए थे। समझ रहे? वो अपने सामुदायिक संगठन का भी हिस्सा थे और वो देश की राजनीति में भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे आईएनसी का हिस्सा होकर। ठीक, अब 1905 और 1906 मुस्लिम लीग का गठन हमने देख लिया। अब 1906 के बाद क्या हुआ? अब 1905 और 1906 में, जब 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया, तब तो और ज्यादा क्लैरिटी हो गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाहती थी, जो उनकी इंटेंशन थी कि भारत में इन लोगों को एकजुट होने से रोकना, वो तो खुश हो गए। वो आउटकम तो आ गया ना, एक सांप्रदायिक विभाजन तो कर ही दिया उन्होंने। अखिल भारतीय स्तर पर मुस्लिम लीग का गठन हो गया। अब भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो कहते हैं ना कि जब जितने विद्वान होते हैं ना लोग, वो दूर दृष्टि रखते हैं, वो समझ जाते हैं पहले से। स्थिति उन्होंने समझ ली कि आज पहली बार औपचारिक रूप से बंगाल का विभाजन और मुस्लिम लीग के गठन के माध्यम से आज औपचारिक रूप से भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हो गई है, और इसका रिजल्ट आगे जाके बहुत खराब होगा, परिणाम बहुत गंभीर होगा। तो हमें जितना हो सके हमें विभाजन का भी विरोध करना है, और ये जो फूट डालने की राजनीति कर रहे हैं इसका भी विरोध करना है। अब उन्होंने कहा क्या किया जाए? उन्होंने कहा एक काम करिए, ये जो बंगाल विभाजन का जो विरोध हम कर रहे हैं, जो आंदोलन है हमारा बहिष्कार और स्वदेशी,
इसको बंगाल तक सीमित ना रखकर इसको संपूर्ण भारत में लेकर चलना चाहिए। ठीक है, ये जो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन है। अब इसी बात के ऊपर कि विभाजन विरोधी आंदोलन की सीमाएं क्या होनी चाहिए, इसे कहां तक सीमित रखा जाए, अब इस बात के ऊपर दो पक्ष, मतलब कांग्रेस के अंदर अभी अलग नहीं हुए थे, अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता हैं, मतलब जो नेता थे, उनके बीच में बहस शुरू हो रही है। कुछ नेताओं का मानना था कि ये जो मूवमेंट है, जो आंदोलन हम चला रहे हैं, स्वदेशी और बहिष्कार, ठीक है, इन दोनों को बंगाल तक सीमित रखिए। ठीक है, और अगर इनको बंगाल की सीमाओं से बाहर लेके जाना है तो आप स्वदेशी आंदोलन को बाहर लेके चलिए, इसको संपूर्ण भारत तक ले जाया जा सकता है, संपूर्ण भारत में स्वदेशी आंदोलन को। क्यों? क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्टिव है ना, कंस्ट्रक्टिव है। पूरे भारत में अगर भारतीयों के द्वारा स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, उद्योग स्थापित किए जाएंगे, तो भारत के लिए अच्छा है। यहीं से भारत में दोबारा से उद्योगीकरण शुरू हुआ। जो पुराना जो हस्तशिल्प उद्योग था उसको दोबारा जीवन दान दिया जाने लगा। ठीक है, तो कहा कि जो स्वदेशी आंदोलन है इसको हम बंगाल से बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहिए, ये कहा कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने। अब कहते हैं कि इस बात के ऊपर कांग्रेस में विचारधारा का युद्ध हो गया, विचारधारा की लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा क्यों रखना चाहिए बहिष्कार आंदोलन को सीमित? तो कहा गया कि अगर आप बहिष्कार आंदोलन को पूरे भारत में लेके जाओगे, पूरे भारत का राष्ट्रीय मुद्दा अगर इसे बनाते हो बहिष्कार को, तो सिर्फ वस्तुओं का बहिष्कार नहीं होगा, सेवाओं का भी बहिष्कार होगा। जब सेवाओं का बहिष्कार होगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हमारे जो मेंबर हैं वो बाहर रहेंगे। समझ रहे हो? बड़ी मुश्किल से इतने अथक प्रयास करके तो हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, विधायी परिषदों में क्या किया है? केंद्र और प्रांतों की विधायी परिषदों में हम प्रतिनिधित्व ले रहे हैं, और अब बहिष्कार आंदोलन अगर हो जाएगा तो उसमें एंट्री नहीं होगी, छोड़ना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा कि सेवाओं का बहिष्कार करके अगर हम ब्रिटिश शासन से बाहर निकल गए, देखो बहिष्कार में क्या हुआ था, स्कूल कॉलेजों से बाहर रह रहे हैं, कोर्ट से बाहर आ गए वकील, है ना। तो उन्होंने कहा कि बहिष्कार आंदोलन में मतलब हम शासन से बाहर निकल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, शासन से बाहर निकलने के बाद क्या दोबारा शासन में उतनी ही अच्छी स्थिति में पहुंचना संभव होगा? उन्होंने कहा ये अभी तक की सारी मेहनत खराब कर देगा। तो दूसरे पक्ष ने क्या किया? तुमने इतनी मेहनत करके क्या अचीव कर लिया? क्या अचीव कर लिया? जितना अचीव कर सकते थे उतना हमने अचीव नहीं किया। और इसी बात के ऊपर कि जो हमारे पुराने तौर तरीके हैं दे आर नॉट सफिशिएंट, काफी नहीं है, हमें अपने तौर तरीके बदलने चाहिए। जब सरकार क्या कर रही है? विभाजन कर रही है, साफ तौर पे हमें अलग अलग कर रही है, तो हमें उसका जवाब वैसे देना चाहिए। अब देखो इस समय तक आते आते 1905, 06, 07 तक आते आते कांग्रेस के अंदर कुछ जिन्हें कहते हैं ना कि जिनकी विचारधारा कैसी हो, थोड़ी सी उग्र, है ना, गर्मपंथी विचारधारा जिसे कहते हैं, तो ऐसे गर्मपंथी विचारधारा वाले नेता जो थे वो बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, उनका प्रभाव बहुत बन चुका था पूरे भारत में। ठीक है, मतलब क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गए थे वो, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो तीन नेता है ना, कौन कौन से हैं? बालपाल, लाल, और इनके अलावा अरविंद घोष। अब कहते हैं कि उस समय तक बाल गंगाधर तिलक जी का बहुत अच्छा प्रभाव बन गया था। तो उन्होंने कहा कि जो उदारवादी जो हमारी विचारधारा रही है आज तक
नरमपंथी विचारधारा है उससे हमें उतना लाभ नहीं हुआ। हम भारत के लोगों को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करेंगे, उनको उनके अतीत की पहचान कराएंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि वो विदेशी शासन से बाहर निकलने की कोशिश करे, स्वशासन की मांग करना शुरू करे। और 1906 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वशासन की मांग का संकल्प रखा गया कि अब कांग्रेस का उद्देश्य क्या होगा, सुशासन की प्राप्ति। ये किसका प्रभाव था, सुशासन किसका प्रभाव था, ये गर्मपंथी विचारधारा का प्रभाव था। ये समझ रहे हो। अब ये जो दोनों की विचारधारा का जो भेदभाव था ना, वो इतना गहरा होता चला गया कि इसी बात के ऊपर कि बहिष्कार आंदोलन को भारत बंगाल से बाहर ले जाया जाए या बंगाल तक सीमित रखा जाए, इसी सवाल के ऊपर, इसी बात के ऊपर दोनों में विभाजन 1906 से ही कहीं ना कहीं दरार पड़ना शुरू हो गई। और फिर आया 1907। अब जैसे 1907 और ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, अब कांग्रेस जब आईएनसी का अधिवेशन होता था, सेशन होता था, और जो प्रेसिडेंट होते थे इनका डिसाइड करना होता था कि कहाँ अधिवेशन होगा, कौन इसके प्रेसिडेंट होंगे। अब कहते हैं 1907 के अधिवेशन के लिए दोनों दलों के बीच, मतलब कांग्रेस के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके बीच में झगड़ा हो गया। 1906 में भी ऐसी स्थिति बनी थी, तब तो टाल दी गई स्थिति, दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया। अब वापस वही स्थिति आई। जो गर्मपंथी विचारधारा वाले थे, बाल गंगाधर तिलक और उनके समर्थक थे, उन्होंने कहा कि इस बार का जो अधिवेशन है वो नागपुर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, नागपुर में होना चाहिए, और इसकी अध्यक्षता कौन करें, तिलक करें। अब नरमपंथी दल के जो नरमपंथी विचार वाले जो नेता थे, उन्होंने सोचा अगर ये अधिवेशन नागपुर में हुआ और तिलक अगर बन गए तो नागपुर जो था ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का सेंटर माना जाता था, गर्मपंथी विचारधारा का केंद्र माना जाता। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा हो गया तो ये तो पता नहीं क्या ही कर दें, कहीं ऐसा ना हो ऐसी घोषणाएं कर दे कि बहिष्कार आंदोलन पूरे देश में चलेगा, तो उन्होंने कहा स्थिति खराब हो जाएगी। तो नरमपंथी क्योंकि संख्या में ज्यादा थे, अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं की जो सोच थी, विचार थे, कैसे थे, उदार थे, नरमपंथी विचारधारा के थे। तो उन्होंने क्या कहा कि यहां नहीं होगा सेशन, सेशन कहां होगा, सूरत में होगा, और इसकी अध्यक्षता करेंगे रास बिहारी बोस। ये इनकी अध्यक्षता करेंगे। सूरत जो था ये ज्यादातर नरमपंथी विचारधारा का केंद्र माना जाता था। अब जैसे ये हुआ कि नहीं, फाइनल यही रहेगा, अधिवेशन कहाँ होगा, सूरत में होगा, तो कहते अधिवेशन से पहले ही विचार बन चुका था कि इस बार अधिवेशन में लड़ाई करनी। तो जैसे अधिवेशन शुरू हुआ और प्रेसिडेंट महोदय वहां पहुंचे और बस अधिवेशन शुरू ही कर रहे थे, इतनी देर में कहते हैं गुस्से में तिलक आया अपनी कुर्सी से उठ के प्रेसिडेंट की तरफ। जब वो गुस्से में प्रेसिडेंट की तरफ उठ के आए तो बाकी जो नरमपंथी दल के नेता थे सोचा कि कहीं यहाँ मामला खराब ना हो, जो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश किया, वो रोकने के लिए आए तो गर्मपंथी दल के नेता सोचे कहीं ये तिलक को नुकसान ना पहुंचा दे। आपस में कहते हैं वहीं पे फिजिकल कन्फ्रंटेशन, एक दूसरे के साथ लड़ाई, वहीं राष्ट्रवादी नेता आपस में लड़ना शुरू। अब उन्होंने कहा ये कैसा अधिवेशन है, ये क्या हो रहा है। अब क्योंकि संख्या में नरमपंथी विचार वाले लोग ज्यादा थे तो प्रभाव किसका बना रहा, नरमपंथियों का प्रभाव बना रहा, और जो गर्मपंथी विचारधारा वाले लोग थे वो कांग्रेस से बाहर निकल गए। उस समय उन्होंने कहा अब क्या होगा, अब आप अपनी राजनीति अपने हिसाब से चलाओ, हम अपने हिसाब से राष्ट्रवाद को लेकर चलेंगे। और सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई, एक नरमपंथी और दूसरा गर्मपंथी विचारधारा। ठीक है। और जो गर्मपंथी विचारधारा वाले थे वो क्या कह रहे थे कि हमारा
जो उद्देश्य होगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था हमारा क्या उद्देश्य होगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। अब देखो शब्दों से समझना, आप एक तरफ याचिकाओं का, प्रार्थना पत्र का तौर तरीका, और दूसरी तरफ ये शब्द सुनना कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका मतलब कि अगर आपने जिस भी देश के आप नागरिक को, जहां आपने जन्म लिया है, वहां उस देश के नागरिक होने के नाते आपके पास वो राइट आ जाता है कि आप सेल्फ गवर्न करें। मतलब किसी विदेशी शासन के हाथ में आपकी बागडोर नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी तरीके से उनके शब्द आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिशर्स से मांगा जा रहा है कि आप हमें स्वतंत्रता दे दीजिए, कैसा लग रहा है, ये मेरा अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे, है ना। एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है अपना अधिकार जताना कि मेरा अधिकार है और हम आपसे अपना अधिकार छीन लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गर्मपंथी विचारधारा वाले जो लीडर्स थे, उन्होंने भारतीयों के अंदर वो विचारधारा ये डालनी शुरू कर दी कि आपका अधिकार है स्वराज, और ब्रिटिश शासन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करो, दबाव बनाओ और अपना अधिकार उनसे लो। अब कहते हैं कि जैसे ये लिख लिया ना आपने 1907 में कांग्रेस का विभाजन, दो दलों में बट गया, एक गर्मपंथी और दूसरा नरमपंथी, ठीक है। अब और इसीलिए इसको सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। सूरत अधिवेशन कम और सूरत विभाजन के नाम से ये ज्यादा जाना जाता है। और विभाजन कैसे हुआ, नरमपंथी और गर्मपंथी। और गर्मपंथी दल के नेताओं में कौन कौन थे, अरविंद घोष और बाल पाल और लाल। बाल से पूरा नाम बताइए, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल और लाल लाला लाजपत राय, ठीक है, और अरविंद घोष, ये प्रमुख और फिर इनके समर्थक, ठीक है। चलिए अब 1907 में सूरत अधिवेशन और सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, आप ध्यान देना। अब आप एक बार थोड़ा विजुअलाइज करिए कि भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी, पहले 1906 से पहले जहां सारे भारतीय आपको एक संगठन से जुड़े हुए नजर आ रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब बताइए आप मुझे कि भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, अब आपको कितने हिस्सों में नजर आ रहे हैं, कितने, 3, ठीक है। अब भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो 3 हिस्सों में नजर आ रहे हैं। कौन कौन से, नरमपंथी, गर्मपंथी और मुस्लिम लीग। तो मतलब हम कह दें कि ब्रिटिशर्स जो चाहते थे फूट डालो और राज करो, ठीक है, वो उन्होंने काफी हद तक कर दिया। जो यूनाइट होके चल रहे थे, जो भारतीय एकजुट होकर काम कर रहे थे, अब उन्हीं लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, 3 हिस्सों में तोड़ दिया विचारधारा के आधार। ये जो 2 हिस्से बने, ये अपने तौर तरीकों और अपनी विचारधारा को लेकर अलग हुए। और ये किस आधार पर अलग हुआ, ये धर्म के आधार पर अलग हुआ, ठीक है, अपने धार्मिक समुदाय के आधार पर अलग हुआ। अब एक बात बताइए, ब्रिटिश शासन पहले एक संगठन में शामिल भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं से डील कर रहे थे, अब 3 ग्रुप बन गए। अब उनके लिए आसान है कि मुश्किल है, ब्रिटिश के लिए अब आसान है कि मुश्किल है तीनों को संभालना? हाँ, ऑनलाइन वाले भी रिस्पॉन्स करें बस। एग्जैक्टली, जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहा था, अब वो 3 हिस्सों में बट गया। और 3 हिस्सों में कैसे बट गया, विचारधारा और धर्म के नाम पर बट गया। अब ब्रिटिशर ने क्या किया, देखो, हाउ डिड दे
डील विद दीज थ्री ग्रुप्स, कैसे उन्होंने इन तीनों ही समूहों के साथ, तीनों वर्गों के साथ उन्होंने डील किया ब्रिटिश शासन ने। उन्होंने देखा कि अब ये जो तीन अलग हुए हैं ना, ये एक नहीं होने देने, अब एक नहीं होने चाहिए, तीनों के साथ अलग अलग पॉलिसी होनी चाहिए। तीनों से डील करने की जो पॉलिसी होगी, नीति होगी, वो बिल्कुल अलग होगी। क्या किया जाए? उन्होंने सोचा 1907 के बाद से जो ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी में चेंजेस किए, वो पॉलिसी में चेंजेस कैसे थे? नरमपंथियों को समर्थन दिया गया, सरकार ने सहयोग दिया। सहयोग कैसे दिया? समर्थन और सहयोग कैसे दिया गया नरमपंथियों को? ये कहकर दिया गया कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो कैसी हैं? संवैधानिक हैं। आप डिमांड कर रहे हो कि जो विधायी परिषदें हैं, शासन है, उसमें आपका प्रतिनिधित्व बढ़े, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन मिले आपको, तो हम क्या करेंगे? आपके प्रतिनिधित्व को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मतलब नरमपंथियों के साथ सरकार का जो रुख था वो कैसा था? उदार। लिख लो इस लाइन को कि नरमपंथियों के प्रति सरकार का रुख उदार था। शासन ने उदार व्यवहार किया और इन लोगों को क्या उम्मीद दिलाई? इनको कहा कि हम संवैधानिक सुधार करेंगे और आपके प्रतिनिधित्व में वृद्धि करेंगे, शासन में आपको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। अब नरमपंथी दल के नेता क्या सोचने लगे कि संवैधानिक सुधार होंगे तो ये भी क्या करने लगे बदले में? सहयोग, समर्थन। यही होगा ना, जब एक तरफ शासन कह रहा है कि हम प्रतिनिधित्व बढ़ाएंगे, तो नरमपंथियों ने भी क्या करना शुरू कर दिया? सरकार का समर्थन करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ गर्मपंथियों के साथ क्या हुआ, इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले मुस्लिम लीग को डिस्कस कर ले। मुस्लिम लीग के साथ कैसा व्यवहार किया उन्होंने? क्या कहा था मुस्लिम लीग को कि आप अखिल भारतीय स्तर पर एक अलग से संगठन बनाओ, हम क्या करेंगे, हम मुस्लिम जनसंख्या का अब भला करेंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे, है ना। तो इनके साथ भी सरकार ने, शासन ने कैसा रुख अपनाया? शासन ने विकासात्मक और उदार, लिखो, विकासात्मक एवं उदार रुख अपनाया। किस तरीके से? शिक्षा और रोजगार में अवसर देकर, शिक्षा व रोजगार के अवसर देकर, और मुस्लिम जनसंख्या को उन्होंने अपनी तरफ रखा, मुस्लिम लीग को उन्होंने अपनी तरफ रखा। अब ब्रिटिशर ने सोचा ये भी उदार व्यवहार कर रहे हैं हमारे प्रति, ये हमारे समर्थन में है, ठीक है। बच कौन गए? गर्मपंथी। अब ब्रिटिशर्स के टारगेट में कौन? गर्मपंथी। अब उन्होंने कहा कि अच्छा, आप समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, देखो जो गर्मपंथी दल के नेता थे वो क्या कर रहे थे? जनसभाएं करते थे, भाषण देते थे, और उनके भाषण कैसे होते थे? अग्रेसिव, उग्र, है ना। वो क्या कहते थे? ये विदेशी शासन है, शोषण कर रहे हैं हमारा अधिकार है स्वराज को पाना, और हम इस शासन से वो स्वराज लेंगे। तो अब इस तरीके के भाषण अगर देंगे, ठीक है, अधिकार था एक नागरिक होने के नाते, लेकिन ब्रिटिश शासन ने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये देश की जनता को शासन के विरुद्ध भड़का रहे हैं, तो ये क्या काम कर रहे हैं? देशद्रोह का काम कर रहे हैं। समझ रहे हो क्या काम कर रहे हैं? ये देशद्रोह कर रहे हैं, और देशद्रोह के आरोप में इन्होंने तिलक को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और उनको 6 वर्ष की सजा सुना दी। 6 वर्ष की सजा सुना दी 1908 में, 1908। 1908 में तिलक को गिरफ्तार किया गया देशद्रोह के आरोप में,
1908 में 6 वर्ष की उनको सजा दी गई और उन्हें, ठीक है, कहां भेजा गया? उन्हें बर्मा के मांडला जेल में भेजा गया। मांडला जेल में भेज दिया 6 सालों के लिए। 6 महीनों की बात नहीं हो रही है, कितने? 6 साल। तो 1907 के विभाजन के बाद ये ब्रिटिश शासन की नीति थी इन तीनों ही वर्गों से डील करने की। समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, ये देखकर आप बताओ मुझे कि अब भारत का जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा इन तीनों के अलग होने का, और ब्रिटिश शासन की जो नीतियां थी इन तीनों के साथ, उसका राष्ट्रवादी आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है तो कैसे पूछेगा? मेंस में ये पूछेगा कि सूरत विभाजन का भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसमें भी आपको इन तीनों को मेंशन करना है कि जो राष्ट्रवाद के लिए जो एकजुट होकर लड़ रहे थे, अब वो 3 हिस्सों में बंट गए, और जब 3 हिस्सों में बंट गए तो ब्रिटिश शासन ने भी अपनी नीतियां 3 तरह की बना ली। एक तरफ नरमपंथी दल को ये उम्मीदें दी गई, उनको विश्वास दिया गया, जताया गया उनके प्रति, ठीक है, ये भरोसा दिलाया गया नरमपंथी दल के नेताओं को कि हम संवैधानिक सुधार के माध्यम से आपको प्रतिनिधित्व और देंगे। मुस्लिम लीग को विश्वास दिलाया गया कि हम डेवलपमेंट करेंगे, शिक्षा और रोजगार के अवसर देंगे आपको। और तीसरी तरफ जो उग्र रूप से राष्ट्रवाद को बढ़ा रहे थे उनको सप्रेस किया गया, उनका दमन किया गया। नरमपंथी दल के नेताओं का सप्रेशन हुआ हिंसक तरीके से, उनके ऊपर अलग अलग, हाँ सॉरी, गरमपंथी, तो उनको डिफरेंट चार्जेस लगा के क्या किया जाता था? जेल में डाल दिया जाता था। अब एक बात बताइए, जब गरमपंथी दल के नेताओं को चार्जेस लगा के जेल में भर दिया जाएगा तो अब गरमपंथी विचारधारा और उससे चलने वाला राष्ट्रवाद कैसा होगा? कमजोर होगा। और तिलक जो कि गरमपंथी दल के सबसे प्रभावी नेता थे, जब वही जेल में चले गए, और 5-6 महीने के लिए नहीं, 6 साल के लिए चले गए। जैसे ही तिलक को जेल हुई, वो भी 6 वर्ष की सजा के साथ, जब ये खबर सुनाई गई, कहते रातों रात तिलक ऑल इंडिया लेवल पे हीरो बन गए। समझ रहे हो कि जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे उनको देशद्रोह के मामले में, आरोप में उनको 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। एकदम से रातों रात तिलक क्या बन गए? नेशनल हीरो। और जनता उनके पक्ष में कि ये क्या हो गया। लेकिन बिना नेतृत्व जनता क्या करे? नेतृत्व भी तो होना चाहिए। तो कहते हैं इसका प्रभाव ये पड़ा कि भारत का जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था 1905 तक, जो उसकी स्पीड थी वो एकदम से डिक्लाइन हो गई। ठीक है, लिखो, स्टार मार्क करके एक लाइन लिखो कि 1905 के 1907 के सूरत विभाजन के पश्चात, 1907 के सूरत विभाजन के पश्चात भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर पड़ गया। ठीक है, अब एक तरफ गरमपंथी दल के जो नेता थे उनको सप्रेस किया जा रहा था, उनका दमन किया जा रहा था इस विचारधारा का। दूसरी तरफ ब्रिटिश ने क्या किया कि अब हम क्या करें, नरमपंथी और मुस्लिम लीग को अपने साइड में रखें, इनको अपने फेवर में रखें। तो फेवर में रखने के लिए क्या किया? 1907 के बाद 1909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आए। ठीक है, लिखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम, इस परिषद अधिनियम को, इसी को
मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्लेमेंटो सुधार। जॉन मॉर्ले जो भारत के राज्य सचिव थे, और मिंटो कौन थे? ये वायसराय थे। तो 1909 में एक अधिनियम आया, एक्ट आया, और इसको क्या कहा जाता है? इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। अब इस अधिनियम में सरकार ने सोचा कि कुछ अच्छे अच्छे प्रावधान कर दिए जाएं ताकि नरमपंथी और मुस्लिम लीग खुश रहे। अब देखो इनके प्रावधान कैसे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले इन्होंने कहा कि केंद्र और प्रांत इन दोनों की ही जो विधायी परिषदें हैं, विधायी परिषदों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। लिखो, सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। ठीक है। अब जो प्रांतीय विधायी परिषदें थी ना, प्रांतीय विधायी परिषदें थी और केंद्रीय विधायी परिषदें थी, इनमें क्या किया? सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। तो केंद्र में कितने सदस्य कर दिए? लिखो, केंद्र में, केंद्रीय विधायी परिषद में, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, केंद्रीय विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 16 to 60, 16 से 60 कर दी गई। दूसरा, प्रांतीय विधायी परिषदों में, प्रांतीय विधायी परिषदों में, अब प्रांतों में भी देखो, जिस जिस प्रांत की जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी वहां पे सदस्यों की संख्या उतनी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बंगाल की अलग विधायी परिषद थी, मद्रास, बॉम्बे, और जो केंद्रीय जो क्षेत्र था, केंद्रीय प्रांत था, सेंट्रल, ठीक है, यहां पर क्या किया गया? सेंट्रल प्रोविंस, यहां पर 50-50 कर दिया गया। कितने सदस्य होंगे? 50-50। लिखो, बंगाल, बंबई, मद्रास और मध्य प्रांत में सदस्यों की संख्या कहां कहां पर? बंगाल, बंबई, मद्रास और मध्य प्रांत, सदस्यों की संख्या कितनी? 50। ठीक है। उसके अलावा पंजाब, असम, हाँ जी, हाँ, ये लो, पंजाब, असम, पंजाब, असम और बर्मा। ठीक है, ठीक है, में सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 30। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पहली बार भारतीय को, किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य बनाया गया। कार्यकारी परिषद में सदस्य बनाया गया। और जो पहले सदस्य बनने वाले थे उनका नाम है सत्येंद्र पी सिन्हा। सत्येंद्र, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के जो पहले भारतीय सदस्य बने उनका नाम है सत्येंद्र पी सिन्हा। ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, सत्येंद्र पी सिन्हा। ठीक, तो
एक क्या किया उन्होंने, विधायी परिषदों में संख्या बढ़ा दी, ठीक है। दूसरा उन्होंने जो कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद का मतलब समझ रहे हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसे हम क्या कहते हैं, मंत्री परिषद, वहां पर पहली बार किसी भारतीय की एंट्री हुई और उनका नाम क्या था, सत्येंद्र पी सिन्हा। अब भारतीय खुश, ये भारतीय तो खुश होंगे, नरमपंथी दल के नेता तो खुश होंगे कि क्या हो रहा है, अब शासन में धीरे धीरे हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, ठीक है। और जो सदस्य चुने जाते थे विधायी परिषद में, ये सदस्य कितने तरीके के होते थे, 4 तरह के होते थे। कैसे, एक एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते थे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स परमानेंट, ठीक है, मतलब जिन्हें कहते हैं ना कि एकदम कहां से चुन के आते थे, ब्रिटेन। उनमें कौन कौन शामिल होते थे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में मतलब जिनके पास सबसे ज्यादा शक्ति हो, ठीक है, उनमें शामिल थे वॉइसरॉय और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स। इसका मतलब जब पहली बार भारतीय कोई सदस्य एक्स ऑफिशियो वहां पर चुना गया तो वो क्या हो गया, एक्स ऑफिशियो मेंबर, समझ रहे हो। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी में कौन से थे, सेकंड कैटेगरी में नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, कौन से, ऑफिशियली नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और फोर्थ कैटेगरी में इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड समझ गए ना, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स। फोर्थ कैटेगरी ऐड हुई कौन सी, इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स कैसे आएंगे, क्या जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करेगी उनका, नहीं। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे उनका चुनाव कैसे होता था, पहले स्थानीय चुनाव होते थे, ठीक है, और स्थानीय चुनाव में जो भी जीत कर आए, ठीक है, उनके द्वारा इन विधायी परिषदों के लिए सदस्य चुने जाते थे। तो कौन चुनता था, स्थानीय स्तर पर जो चुने हुए लोग होते थे वो विधायी परिषद में लोगों को चुनकर भेजा करते थे। समझ आ रहा है, मतलब जो प्रांतीय विधायी परिषदें थी, प्रांतों की विधायी परिषद थी, वहां पर स्पष्ट रूप से जनता के द्वारा चुने हुए लोग नहीं होते थे, बल्कि स्थानीय स्तर पर जो चुने हुए लोग होते थे, ठीक है, जिनका चुनाव हो गया, वो क्या करते थे, विधायी परिषद के लिए चुनाव करते थे, वो विधायी परिषद के लिए चुनते थे, ठीक है। अच्छा, अब एक तरफ नरमपंथी खुश, दूसरी तरफ उन्होंने मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए एक और यहां पर प्रावधान किया, दूसरा प्रावधान, और वो दूसरा प्रावधान था मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए ये कह दिया गया कि अब कुछ क्षेत्रों में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पर पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाएगा। क्या होगा, पृथक निर्वाचन मंडल का गठन होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये दे दिया गया मुस्लिम्स को। तो लिखो, स्टार मार्क कर देना, लिखो, मुस्लिम जनसंख्या को खुश करने के लिए लिखिए, मुस्लिम जनसंख्या को खुश करने के लिए उन्नीस 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल के गठन का प्रावधान किया गया। और ये कहां पे होगा, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। अब ध्यान से सुनो, अब ये पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है, मान लीजिए किसी स्थान पर अधिकांश जो जनसंख्या है वो कौन है, वो मुस्लिम है, अधिकांश कह रही हूं मैं, सारी नहीं, समझ गए, अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है वहां पर जो उम्मीदवार होगा वो कौन होगा, वो होगा मुस्लिम।
और वोट कौन डालेगा? अब ऐसा जैसे ये पृथक निर्वाचन मंडल के गठन की बात की गई कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, तो मुस्लिम जो जनसंख्या थी उनको क्या लगा कि ये हमारे हित में है। क्यों हित में है? ध्यान से समझना, एनालाइज करना यहां पर। क्यों हित में है? कि वो क्षेत्र जिनको ये कहा जा रहा था कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए हैं, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, अब आप ही यहां पर अपनी सरकार बनाएंगे, ठीक है? और फिर आप, क्योंकि जब शासन का हिस्सा हो जाएंगे तो आप अपने क्षेत्र का सुधार करना। लेकिन उनकी मानसिकता में क्या भर दिया गया? उनका धर्म से संबंधित उनकी पहचान। अब देखो, इस पहचान से नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि ये जो लोग थे इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, जो हिंदू या गैर मुस्लिम जनसंख्या थी, फिर चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जो गैर मुस्लिम जनसंख्या थी वो इस क्षेत्र के होते हुए भी उनका इस व्यवस्था में, चुनाव में कोई भी योगदान नहीं। अब एक बात बताओ, जब सारे चुनकर ही, अगर किसी एक ही समुदाय विशेष के लोग अगर चुनकर आएंगे, तो जितने भी नीतियां बनाई जाएंगी इस क्षेत्र के लिए, उसमें किसका हित, क्या सोचा जाएगा? भाई जितनी समस्याएं सुनी जाएंगी, जिनका समाधान करना होगा, उन्हीं से जुड़ा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये क्या, यहां पे क्या होगा? अभी तक जो लोग आपस में मिलकर रह रहे थे, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, अब उनके अंदर क्या आ जाएगा? धर्म के नाम पर एक दूसरे से ईर्ष्या हो जाएगी। क्योंकि अब क्या हो जाएगा? अब इनके मन में ये विचार रहेगा कि भाई अभी तक सामान्य तरीके से शासन चल रहा था तो हमारा नुकसान हुआ, अब हम अपना उद्धार करेंगे, अपना विकास करेंगे। और इनके मन में क्या आएगा कि अब इस क्षेत्र में हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, तो दोनों के बीच में दुश्मनी होगी कि नहीं होगी? श्रीलंका में इशू क्या है? सिंगलिश और तमिल के बीच में यही इशू है ना। तमिलियंस की सुनी नहीं जाती है वहां पर, क्योंकि वहां पे जो सिंगली लैंग्वेज है उसी को कंपलसरी करके रखा हुआ है। अब जब वही लोग सरकार में होंगे तो उन्हीं के हित के लिए नीतियां बनेंगी ना। तो ऐसा जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, ये मान लीजिए भारत में संप्रदायवाद पर जो मोहर लगाने वाला काम था वो 1909 के पृथक निर्वाचन मंडल ने कर दिया। इसने भारत की जनता को ना सिर्फ धर्म के नाम पर अलग अलग किया, बल्कि आपस में लड़ाइयां तक जो कराने की नींव रख दी। आपस में ईर्ष्या भाव एक दूसरे के प्रति, धर्म के नाम पर ईर्ष्या, यहां से पैदा हुई। अलगाव की जो स्थिति होती है ना मन मन में, वो जो भाव है वो यहां से पैदा हुआ। किसके द्वारा किया गया? ये ब्रिटिश के द्वारा। किस नाम पे किया गया? मोर्लेमेंटो सुधार, रिफॉर्म। अब बताइए, रिफॉर्म किसके नजरिए से रिफॉर्म था? क्या ये भारतीय जनता के नजरिए से रिफॉर्म था या ये ब्रिटिश शासन के नजरिए से रिफॉर्म था? ब्रिटिश शासन के नजरिए से रिफॉर्म था। राष्ट्रवाद को खत्म करने की नीति थी ये। अब जब लोग हिंदू और मुस्लिम में उलझ जाएंगे तो राष्ट्रवाद अपने आप पीछे रह जाएगा। अब आप उस समय की स्थिति सोच के देखिए, एक तरफ गर्मपंथी नेताओं को सप्रेस किया जा रहा है, दूसरी तरफ ठीक है जो मुस्लिम जनसंख्या है उसके अंदर ऐसी भावना भर के हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या को अलग पृथक करने की जो नीति अपनाई, उससे क्या हो? राष्ट्रवाद को तो ठेस पहुंचेगी। तो राष्ट्रवाद कैसा हो गया? जो स्पीड थी उसकी बिल्कुल खत्म हो गई। तिलक कहां पहुंच गए? जेल में पहुंच गए। हाँ, लेकिन देखो एक चीज कहते हैं, ये भारत की खूबसूरती है और इतिहास गवाह है इस बात का। ब्रिटिशर ने 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल के माध्यम से खूब कोशिशें कर ली हिंदू मुस्लिम के बीच में बैर कराने की, लेकिन बंगाल में बंगाल विभाजन का विरोध जनता ने बंद नहीं किया। मतलब ब्रिटिश शासन भी सर पकड़ के बैठ जाता था, ये क्या है ये? आप समझ रहे हो? ये क्यों नहीं हो पाया भारत में अलगाव? क्यों नहीं हो पाया? पता है क्यों? क्योंकि भारत जो भूमि है ना, इसमें ऐसा स्वभाव बना हुआ है सबका
कि हम क्या करते हैं, अतिथि देवो भवा होती है ना, कि फिर जो अतिथि हैं उनके साथ अपने घर जैसा व्यवहार होता है और वो भी घर जैसे ही हो जाते हैं। तो भारत में जब मुस्लिम शासन था भी तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रहे, मिलकर नहीं रहे। बहुत अच्छा व्यवहार था उनके बीच में, व्यवहार प्रेम बहुत गहरा था। वो भारतीय हो गए थे, जो भी धर्म हो सारा भारत में आके भारतीयकरण हो जाता था सबका। समझ रहे हो? तो बंगाल के विभाजन का विरोध जो है लगातार चलता रहा, 1909 के बाद भी विरोध चलता रहा और आखिरी में 1911 में ब्रिटिशर को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने कहा ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, बंगाल विभाजन को रद्द कर दीजिए। पूरे बंगाल की राजनीति, पूरा प्रशासन चौपट करके रख दिया। इतना नुकसान पहुंचाया प्रशासन को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने। बहिष्कार आंदोलन ने किसके विरोध में था? विभाजन के विरोध में था। तो 1909 का ये देख लिया आपने, ठीक है? तो एक लाइन यहां पे लिख लीजिए, ये लिख लिया ना हमने कि 1909 के सुधार ने भारत में संप्रदायवाद पर मोहर लगा दी। ये लिख लीजिए, लाइन लिख लीजिए। हाँ, लिखो, 1909 के मॉडले मिंटो सुधार के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने, सुधार के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने भारत में संप्रदायवाद पर मोहर लगा दी, संप्रदायवाद पर मोहर लगा दी। ठीक है? अब उसके बाद एक दो लाइनों का स्पेस छोड़िए, अब लिखो, शासन की इन नीतियों के बावजूद, शासन की इन नीतियों के बावजूद बंगाल विभाजन का विरोध जारी रहा, विभाजन का विरोध जारी रहा और अंततः 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बताइए, कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर कब हुई थी? अब सोचिए क्यों ऐसा हुआ। एक तरफ बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दूसरी तरफ बंगाल से राजधानी ट्रांसफर, कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर कहां पर? दिल्ली। क्योंकि ब्रिटिश शासन को यह समझ में आ गया था कि बंगाल में रह के अब इस देश को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बंगाल ऐसा गढ़ हो चुका है राष्ट्रवाद का, राजनीतिक चेतना का, कि अब बंगाल में रह के ब्रिटिश शासन नहीं चलाया जाएगा। तो हमें अपने प्रशासन का जो केंद्र है, राजधानी है, वो बंगाल से दूर लेके जानी पड़ेगी। और बंगाल से दूर कहां लेकर गए? दिल्ली। समझ में आ रही बात? बिना कारण कुछ नहीं होता। अब आप सोच के देखो कि बंगाल का वो राष्ट्रवाद का माहौल कैसा होगा कि ब्रिटिश शासन को अपनी नीति वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया और राजधानी परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया। क्लियर? ठीक है। अब ये हो गया 1911 का इवेंट कि 1911 में क्या हुआ। तो 1911 में राजधानी परिवर्तित हुई और 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द हुआ। ये दो काम हुए 1911 में। 1911 के बाद अब आ जाइए 1914 पे, 1914 पे। ठीक है। अभी 1911 के समय में अभी तिलक कहां पे हैं?
जेल में हैं। कब गए थे? 1908 में, 6 वर्ष के लिए गए थे। अब 1914 में क्या हुआ? विश्व के स्तर पर ध्यान देना, अब विश्व की राजनीति का भारत की राजनीति पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, सीक्वेंस में चल रहे हैं सारे इवेंट। 1914 में क्या हुआ? विश्व युद्ध की शुरुआत, विश्व युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, और विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो विश्व युद्ध में, नाम तो विश्व युद्ध था, लड़ कौन रही थी? यूरोप की महाशक्तियां। ठीक है, यूरोप की महाशक्तियां आपस में लड़ रही थी, है ना। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और दूसरी तरफ कौन था? किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे ये? जर्मनी, इटली। अब जर्मनी बड़ा टारगेटेड था इनके लिए, क्योंकि जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था, और एकीकरण के बाद ये जो राष्ट्रवाद था, देखो ये विश्व की घटनाएं हैं, ये अकेले भारत में राष्ट्रवाद नहीं फैल रहा था, पूरे विश्व के स्तर पर राष्ट्रवाद चल रहा था। और इसी राष्ट्रवाद का प्रभाव था कि जर्मनी और इटली एक हो गए थे, एकीकरण हुआ वहां पर। अब एकीकरण के बाद राष्ट्रवाद का प्रभाव था, और जर्मनी ने अपने आप को खूब अच्छा डेवलप कर लिया, और डेवलप हुआ तो जर्मनी ने भी क्या सोचा कि अब भाई ब्रिटेन, फ्रांस और ये सब तो बहुत पहले से उपनिवेश बना रहे हैं अपने, और हम उपनिवेश बनाने में पीछे रह गए, तो अब क्या करेंगे? अब हम भी उपनिवेश बनाएंगे। लेकिन अब सोच के देखिए, पूरे विश्व में जहां जहां दृष्टि डाले वहां वहां पे ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, पुर्तगीज, इन सबके उपनिवेश हैं, कोई जगह ही नहीं बची। अब जर्मनी, इटली किसको उपनिवेश बनाएंगे? ये बड़ा विचार। अब उन्होंने कहा ठीक है, तुमने जगह तो छोड़ी नहीं है, तो हम तुम्हारे उपनिवेश हथिया लेंगे। ठीक है, तो ऐसा माहौल बन गया यूरोप में कि जर्मनी और इटली, जर्मनी बहुत अग्रेसिवली एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभर रहा था, और जर्मनी को रोकने के लिए ही क्या हो गया? विश्व युद्ध हो गया। और भी बहुत सारे कारण थे। ठीक है, अब जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इसमें ब्रिटेन का बहुत बड़ा रोल था। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा उपनिवेश ही किसके थे? ब्रिटेन के। सबसे ज्यादा डर ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन का सबसे अच्छा उपनिवेश कौन सा था? भारत। अब ब्रिटेन ने सोचा, अब देखो जब भी कोई साम्राज्यवादी शक्ति है, मान लीजिए ब्रिटेन युद्ध में शामिल हुआ, तो युद्ध में ये शामिल होगा तो क्या ये युद्ध सिर्फ इस तक सीमित रहेगा? नहीं। इनके सामान्य दिनों में भी जब इनकी अर्थव्यवस्था भारत के कच्चे माल से इनकी अर्थव्यवस्था चल रही थी, तो युद्ध के समय में तो जरूरतें और बढ़ गई इनकी। तो युद्ध के समय में, क्योंकि युद्ध चला 1914 से 1918, तो आप सोच के देखिए 1914 में जब युद्ध की शुरुआत हुई, ब्रिटेन ने बिना भारत के राष्ट्रवादी नेताओं से सलाह करे, बिना उनसे बातचीत किए, पहले खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि भारत भी इस युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करेगा, भारत भी शामिल होगा इस युद्ध में। अब भारत के नेताओं ने कहा, भारत को क्यों घसीट रहे हो? हमारे तो कोई हित नहीं है यूरोप में, तुम अपने डोमिनेंस, अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हो, अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हो, तुम लड़ो। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि भारत हमारा उपनिवेश, भारत से तो हम रिसोर्सेज लेंगे। कहते हैं उस समय युद्ध की जरूरतों के हिसाब से भारत से सैनिकों की भर्तियां हुई। ठीक है, सैनिकों की भर्तियां हुई। उसके बाद सैनिकों के साथ साथ इनके खाने पीने की जो जरूरत जो थी, ठीक है, जो खाद्य जरूरतें थी, उन जरूरतों के लिए भारत से अनाज कहां ले जाया गया? ब्रिटेन। वहां ले जाके स्टोर कर दिया गया कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे यूज करेंगे। ठीक है, के लिए अनाज ब्रिटेन ले जाया गया। लिखते रहो, लिखते रहो। चलो मैं यहाँ पे मैं बोलती हूँ, आप लिखना। तो पहला पॉइंट लिखो कि युद्ध की आवश्यकता के अनुसार भारत से सैनिकों की भर्तियां की गई। ऑनलाइन वाले भी बनाते रहे नोट्स। सैनिकों की भर्तियां की गई। दूसरा, सेकंड पॉइंट, खाद्य आवश्यकताओं के लिए भारत से
अनाज ब्रिटेन ले जाया गया। खाद्य आवश्यकताओं के लिए अनाज ब्रिटेन ले जाया गया। तीसरा पॉइंट, पहला क्या लिखा? सैनिक, दूसरा अनाज, तीसरा पॉइंट। अब युद्ध जब होता है तो खर्चे तो बढ़ ही जाते हैं बहुत ज्यादा, है ना? तो जो खर्चे बढ़ेंगे उनकी पूर्ति कैसे होगी? ज्यादा जब खर्चा चाहिए आपको तो आप ज्यादा इनकम कैसे जनरेट करोगे? शासन इनकम कैसे जनरेट करता था? राजस्व से। तो जब इनकम ज्यादा चाहिए तो क्या किया उन्होंने? राजस्व में वृद्धि कर दी। राजस्व में वृद्धि लिखो। युद्ध के खर्चों की पूर्ति के लिए, थर्ड पॉइंट, युद्ध के खर्चों की पूर्ति के लिए भारत में राजस्व की दर में वृद्धि की गई। राजस्व की दर में वृद्धि की गई। ठीक है, अब ये तो किया ब्रिटिशर ने, ठीक। अब इसका परिणाम क्या निकला? भारत के सैनिक वहां गए, भारत से अनाज वहां चला गया, ठीक है, राजस्व में वृद्धि कर दी। सैनिक कौन थे? वही किसान परिवारों के बच्चे थे। तो एक तरफ किसान परिवार ये बोल के नाराज कि आपने हमारे बच्चों को सैनिक बना के उनको भेज दिया लड़ने के लिए, युद्ध में भेज दिया। दूसरी तरफ आप हमारे ऊपर राजस्व बढ़ा दिया, है ना? और ये युद्ध कोई 2-4 महीने तो चला नहीं था, 1914 से 1918 तक, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ राजस्व में वृद्धि, दूसरी तरफ अनाज भी कहां लेके जा रहे हो? ब्रिटेन लेके जा रहे हो। तो एक बात बताइए, जब अनाज भी ब्रिटेन ले जाएंगे, राजस्व में भी वृद्धि कर देंगे, तो भारतीयों के पास खाने के लिए अनाज बचेगा? कहते हैं कि जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि भारत में भूखमरी फैल गई थी, भूख से मरने लगे थे लोग। ये कितनी गंभीर बात है ये सोचकर कि भूख से, कृषि प्रधान देश जिसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई हो, उसकी जनता, वो किसान और उनके परिवार भूख से मरने लगे थे। ये हालत हो रही थी। दूसरी तरफ उन्हीं के बच्चे युद्ध में शामिल थे सैनिक के रूप में। राजस्व में आपने वृद्धि कर दी, मतलब आपने अनाज भी उनसे ले लिया, आपने राजस्व लगाकर उनके पास कोई आय भी नहीं छोड़ी आपने। जब आय, इनकम कम हो जाएगी, ठीक है, और चीजों की सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो क्या हुआ वहां पे? कंडीशन ये हुई कि बाकी जो चीजें थी उनकी महंगाई बहुत बढ़ गई। अब जब महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जीना और मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं कि इस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों के अंदर इतना अग्रेशन, इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी शासन के विरोध में कि भारत की जनता ये कहने लग गई कि अगर ये सरकार हमारी होती खुद की तो क्या तब भी भारत की स्थिति ऐसी होती? नहीं, उनका नहीं, ऐसी नहीं होती। अगर हमारी खुद की यहाँ पे सरकार चल रही होती तो क्या ब्रिटेन जबरदस्ती हमें युद्ध में शामिल कर पाता? नहीं कर पाता। युद्ध ब्रिटेन का, और भुगत कौन रहा है? इंडिया वाज पेइंग। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत है, ये विदेशी शासन का प्रभाव है, ठीक है। अब उसके विरुद्ध में भारत की जनता नाराज, और नाराजगी वाला वो कहते हैं ना कि वो पूरा भाव वैसे जनता के अंदर बनना शुरू हो गया, गुस्सा, नाराजगी, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखो, इसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इसके बाद लिखना है, ठीक है, स्टार मार्क करके, इनके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में महंगाई की दर में वृद्धि और भुखमरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। भुखमरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
जिसके कारण भारतीय जनता के अंदर विदेशी शासन के प्रति जिसके कारण भारतीय जनता के अंदर विदेशी शासन के प्रति गुस्सा और नाराजगी बढ़ती गई। ठीक है, अब एक तरफ ये स्थिति बन गई, भारतीय जनता कैसी थी, गुस्से में, माहौल ही ऐसा था। दूसरी तरफ क्या हुआ, तिलक जी के 6 साल पूरे हो गए। ठीक है, और वो जेल से रिहा हो गए, और जैसे रिहा हो के वो आए और जैसे ही भारत में सबको सूचना मिली कि तिलक रिहा हो गए, सजा पूरी हो चुकी है उनकी, वापस आ रहे हैं, पूरे भारत में जश्न मना रहे हैं लोग कि अब हमारे नेताजी आ गए, अब बताएंगे। ऐसा माहौल था तिलक जी का, इतना प्रभाव था उनका। ठीक है, और कहते हैं 1914 में जैसे तिलक वापस आए, जब वापस आने के बाद कहते 6 वर्ष जब वो जेल में रहे थे ना, जिस समय पूरे भारत में राष्ट्रवाद शांत बैठा था, कमजोर हो गया था, उन 6 वर्षों में तिलक के स्वभाव में भी बहुत परिवर्तन हुआ। जेल में बैठे बैठे उन्होंने एनालाइज किया कि अपने उग्र विचार से मैंने क्या प्राप्त किया। ब्रिटिशर्स को देखो, वो कहते हैं ना कि कभी कभी जब एकांत मिलता है ना, जब बाकी सारे काम आपसे रोक दिए जाएं, जब शांत दिमाग होता है ना, तब वो सारी चीजों को एनालाइज करना शुरू कर देता है। तो उन्होंने सोचा कि जो गर्मपंथी विचारधारा है उसका सप्रेशन करने में ब्रिटिशर्स को समय नहीं लगता है। ब्रिटिश शासन ऐसे विचार को या ऐसे आंदोलन को दमन करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाती। 6 वर्ष के लिए जेल में बिठा दिया और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर कर दिया। तो गर्मपंथी विचारधारा का प्रभाव कैसा रहेगा कि जब एक बार वो लहर उठेगी तो बहुत तेज उठेगी, और अगर उसका दमन हो गया तो उसे दोबारा उठने में उतना ही लंबा समय लगेगा। तो उन्होंने अपने विचारों पर उन्होंने बहुत गहन चिंतन किया। उन्होंने नरमपंथी विचारों पर उन्होंने बहुत गहन चिंतन किया कि जो नरमपंथी दल के नेता हैं वो क्या कर रहे थे, वो अपने उसी विचार को लेकर चल रहे थे, शासन से बाहर नहीं निकले। उन्होंने अपनी पोजीशन शासन में और बेहतर बनाई, समझ रहे हो। तो उनको रियलाइज हुआ उन 6 सालों में कि जो हमारा उद्देश्य है उससे अकेले गर्मपंथी विचारधारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि गर्मपंथी विचारधारा का दमन करना शासन के लिए आसान है। वहीं दूसरी ओर अब ये रियलाइजेशन किसके अंदर हुआ, तिलक के अंदर। दूसरी ओर जब तिलक की एब्सेंस थी, तो भैया वही वाली बात होगी ना, आपने अपने घर में भी देखा होगा, घर में जितने भी सदस्य उनमें से 1-2 थोड़े ज्यादा शैतान होते हैं। जब वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएं, मतलब चाहे फिर वो शैतान हो, लेकिन अगर घर के लिए हितकारी है ना, अगर उनका जो नेचर है वो घर के फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए होता है, प्रोग्रेस के लिए होता है, कुछ दिन के लिए वो गायब हो जाएं, तो फिर क्या कहेंगे, जब से वो गए घर में कोई तरक्की ना हुई। ऐसे होता है ना। तो कहते हैं कि जब तिलक की एब्सेंस हुई और राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर पड़ा, तब नरमपंथी दल के नेताओं ने भी सोचा, जब 1909 का मॉडल मिंटो रिफॉर्म और पृथक निर्वाचन क्षेत्र आया, तब नरमपंथी दल के नेताओं ने भी सोचा कि अगर इस समय अगर गर्मपंथी यहां पर मौजूद होते तो क्या इस सुधार का विरोध नहीं होता। सरकार ने क्या कर दिया, पृथक निर्वाचन के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम को तोड़ दिया। हमारी विचारधारा से हम तो पिटीशन ही दायर करते रह गए, हम तो प्रार्थना पत्र लिखते रह गए, और सरकार ने हिंदू मुस्लिम के अंदर बैर भाव पैदा कर दिया। इतना बड़ा नुकसान हुआ भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को।
अगर गर्मपंथी दल के नेता होते तो शायद प्रतिक्रिया कुछ और होती हमारी। अब उन्होंने उसको मिस किया, उनको मिस किया। तो नरमपंथी दल के नेताओं को भी रियलाइज हुआ कि अकेले हमारे काम करने से भी जो हमारा मूल उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी तरफ गर्मपंथी दल के नेताओं को ये आया कि अकेले हमारे काम करने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आ गए। कहते कुछ समय तक तिलक आने के बाद उन्होंने प्रयास किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे मिला जाए, उनसे बातचीत की जाए, पूछा जाए क्या प्रोग्रेस हुई। ठीक है, और फिर उन्होंने निश्चय किया कि अब एक काम किया जाए, अब पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, अब क्योंकि 1914 युद्ध चल रहा था, भारत की इतनी स्थिति खराब, उन्होंने कहा अब तो जवाब देना पड़ेगा। कहते हैं कि उनके जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और तिलक जी के बीच में काफी बातचीत हुई और उन्होंने रियलाइज किया दोनों ने कि मिलकर ही स्वराज को पाया जा सकता है, अलग अलग नहीं। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा अब इस देश को स्वराज की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा, सहयोग करके आगे बढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कैसे? कहते हैं उसी समय 1915 में, क्योंकि ये सब चल रहा था, 1915 में एनी बेसेंट, ठीक है, कहां से थी वो? आयरलैंड से थी, सोशल वर्कर थी। भारत में जब वो रह रही थी तो उनका भारतीयों के प्रति उनका ये विचार बना कि भारतीयों को भी राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, और वो इस पक्ष में थी कि भारत को स्वशासन की अनुमति मिल जाए, भारत को डोमिनियन स्टेटस मिल जाए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि ब्रिटिश सॉवरेंटी के अंडर में रहते हुए खुद शासन करो। मतलब आप प्रतीक के रूप में संप्रभु किसको मानो? ब्रिटेन को, लेकिन शासन खुद करो। तो एनी बेसेंट ने 1915 से ही, चलो मैं लिखवा देती हूं इसको, लिखो 1914 में 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हो गए। तिलक जेल से रिहा हो गए। जेल के इन 6 वर्षों के दौरान, जेल के इन 6 वर्षों के दौरान उन्होंने यह अनुभव किया कि यह अनुभव किया कि गर्मपंथी विचारधारा का दमन करना, गर्मपंथी विचारधारा का दमन करना शासन के लिए आसान है, अतः स्वराज की प्राप्ति के लिए, स्वराज की प्राप्ति के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे, सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। अपनी वापसी के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेताओं से बातचीत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेताओं से बातचीत की और स्वशासन की प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाना शुरू किया। स्वशासन की प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाना शुरू किया। नेक्स्ट पैरा लिखो, नेक्स्ट लाइन से। वहीं दूसरी ओर योजनाएं बनाने शुरू की। वहीं दूसरी ओर
एनी बेसेंट ब्रैकेट में लिख देना आयरिश महिला या आयरलैंड की महिला, आयरिश महिला और समाज सेविका, ब्रैकेट क्लोज। दूसरी ओर एनी बेसेंट भी वर्ष 1915 से ही भारत में स्वशासन के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही थी। जागरूक करने का काम कर रही थी, 1915 से ही काम कर रहे थे। 1916 में भारत में चेंज आया, ठीक है, और वो चेंज क्या आया, 1916 में भारत में एक आंदोलन की शुरुआत हुई, उसे क्या कहा जाता है, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई 1916। ये जो आंदोलन था ये 2 स्तर पर चलाया गया और 2 लोगों के द्वारा चलाया गया, ठीक है। एक तरफ बाल गंगाधर तिलक और दूसरी तरफ एनी बेसेंट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये जो आंदोलन था ये अप्रैल 1916 में शुरू किया गया। इन्होंने अप्रैल 1916 में ये आंदोलन की शुरुआत की कर्नाटक के बेलगाम से, कर्नाटक के बेलगाम से। ठीक है, वहीं दूसरी ओर एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, इनके मुख्य केंद्र लिखो। अच्छा चलो लिख लो। सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की किसने, एनी बेसेंट ने। मद्रास, हाँ। ठीक है, अब ये लिख लिया ना सभी ने। अब लिखो जो तिलक के जो केंद्र थे मुख्य, तिलक के होम रूल के मुख्य केंद्र, ये मुख्य केंद्र थे कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय प्रांत, बरार क्षेत्र, बरार वही महाराष्ट्र वाला रीजन आ जाएगा, बरार। ठीक है, मुख्य थे, मतलब ये इनके मुख्य केंद्र थे। बस ब्रैकेट में एक चीज लिख दो, बॉम्बे को छोड़कर। ये पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये, बॉम्बे को छोड़कर, मतलब तिलक का जो होम रूल था उसमें तिलक ने बॉम्बे में होम रूल नहीं चलाया। ठीक है, बॉम्बे को छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ एनी बेसेंट का जो होम रूल था वो कहां था, मद्रास, सुनो तो, मद्रास, ठीक है, बॉम्बे और जितना भी शेष भारत था जहां पर तिलक का होम रूल नहीं चल रहा था, वहां सारे में किसने होम रूल चलाया, एनी बेसेंट ने। एक दूसरे को टेक ओवर नहीं किया दोनों ने। ये होम रूल आंदोलन की सबसे अच्छी बात थी। 2 बहुत अच्छे नेता, ये नेताओं का ये नेतृत्व बताता है उनका कि वो कैसे व्यक्ति थे। मतलब जिन क्षेत्रों में
तिलक ने होम रूल चलाया वहां पर किसने इंटरफेयर नहीं किया? एनी बेसेंट ने। और जहां एनी बेसेंट होम रूल चला रही थी वहां पर तिलक ने हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, तो एनी बेसेंट के जो होम रूल के केंद्र थे वो लिखो, मद्रास, बॉम्बे और शेष भारत। ब्रैकेट में लिख देना, जहां तिलक का आंदोलन नहीं था। ठीक है, शेष भारत। ये हुआ। अब होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मतलब समझिए। होम रूल, होम, होम मतलब, होम का मतलब हाउस नहीं, अपना घर, ग्रह, है ना। रूल का मतलब शासन। इसका मतलब क्या कि हमारा घर है तो शासन भी हमारा ही होगा। ठीक है, तो ये होम रूल आंदोलन शुरू करने के पीछे दोनों का उद्देश्य क्या था वो लिखो। उद्देश्य लिखो, हेडिंग बनाओ, उद्देश्य। नहीं, एक ही, एक साथ। अब जो उद्देश्य होगा ना, दोनों का कॉमन लिखना है। ठीक है, लिखो, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति करना था। स्वशासन की प्राप्ति करना था। ठीक है, स्वशासन, ब्रैकेट में लिख लेना, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तर्ज पर, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तर्ज पर, क्योंकि इन दोनों के पास डोमिनियन स्टेटस था, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा। ठीक है, इनका मानना यह था कि भारत को भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरीके से क्या मिलना चाहिए? डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, सुशासन मिलना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश सॉवरेंटी में रहते हुए, मतलब प्रतीक के रूप में तो ब्रिटिश सॉवरेंटी रहेगी, लेकिन एक्चुअल में जो शासन होगा वो भारतीयों के द्वारा किया जाए, भारत में शासन। ठीक है, लिख लो, जिसका अभिप्राय, अभिप्राय ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन रहते हुए, ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन रहते हुए भारतीयों के द्वारा स्वयं का शासन स्थापित करना, स्वयं का शासन स्थापित करना। शासन भारतीय करें और प्रतीक के रूप में संप्रभु किसको माने? ब्रिटिश। ठीक है, चलो, ये हुआ इसका उद्देश्य। अब होम रूल आंदोलन के लिए तरीके क्या अपनाए गए, लिखो, मेथड्स या तरीके। अब क्योंकि देखो होम रूल है और इसमें साफ लिखा गया, साफ हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीयों के द्वारा स्वयं का शासन, तो भारतीय तो शासन तब करेंगे जब राजनीतिक रूप से उनको प्रेरित किया जाएगा, है ना। तो इनके तरीके भी कैसे होंगे, प्रेरणा कैसे दी जाए भारतीयों को, बताइए किस तरीके से दी जा रही होगी प्रेरणा उस समय? डिजिटल नेटवर्क तो था नहीं, तो कैसे प्रेरणा दे रहे होंगे? हाँ जी, जनसभाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, है ना, मीटिंग्स करके, बैठक सम्मेलनों के माध्यम से। लिखो, भारतीयों में स्वशासन के लिए भारतीयों को, लिख लो, भारतीयों को स्वशासन के लिए प्रेरित करने के लिए दोनों ही नेताओं के द्वारा
अलग अलग स्थानों पर, दोनों ही नेताओं के द्वारा अलग अलग स्थानों पर सम्मेलन, बैठक, जनसभाओं का आयोजन किया जाता था। ठीक है। अपने भाषण के द्वारा जनता को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया जाता था। और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से होम रूल आंदोलन की जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जाती थी। अब देखो 1916 से होम रूल आंदोलन चला, ये चला 1918 तक। 1916 से 1918 तक भारत में होम रूल आंदोलन का प्रभाव बना रहा। ठीक है, 1918 तक। कहते हैं कि जब एनी बेसेंट ने जब होम रूल ये लीग की शुरुआत की, आंदोलन की शुरुआत की, तो ब्रिटिश शासन ने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं, ये भारत के अंदर वही आयरलैंड जैसा माहौल बना रहे हैं, यहाँ की जनता को प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एनी बेसेंट को रातों रात गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल में डाल दिया गया। अब जैसे जनता को पता चला कि एनी बेसेंट जेल चली गई, वैसे ही पूरी जनता भड़क गई, गुस्सा, नाराजगी शासन के प्रति, और कहते हैं कि पूरी सड़कों पे आ गई जनता और साफ कहे कि कुछ भी करो, एनी बेसेंट को रिहा करो, तत्काल प्रभाव से रिहा करो। इतना खतरनाक माहौल बना दिया जनता ने। और कहते हैं कि ब्रिटिश शासन को आखिरी में हार कर एनी बेसेंट को रिहा करना पड़ा, और रिहा करने के साथ साथ उन्हें एक डिक्लेरेशन भी देनी पड़ी, एक घोषणा उनको देनी पड़ी ब्रिटिश शासन को। और उस घोषणा में क्या कहा गया, उस घोषणा में कहा गया कि स्वशासन की मांग करना अब देशद्रोह नहीं माना जाएगा। खुश हो गया ना मन? ये भारतीयों की सबसे बड़ी जीत थी कि एक विदेशी शासन के द्वारा इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए कि स्वशासन की मांग को अब देशद्रोह नहीं माना जाएगा। लिखो, होम रूल आंदोलन की प्रतिक्रिया में शासन के द्वारा एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। शासन के द्वारा एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी पर जनता का आक्रोश सामने आया। उनकी गिरफ्तारी पर जनता का आक्रोश सामने आया। हार कर शासन के द्वारा एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया। हार कर शासन के द्वारा एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया। ठीक है, अब एक तरफ एनी बेसेंट की रिहाई, अब भारतीयों के अंदर वैसे जोश। अब भारतीयों ने साफ ब्रिटिश जो राष्ट्रवादी नेता थे, देखो इसमें ना होम रूल लीग आंदोलन में या होम रूल आंदोलन में
नरमपंथी दल के जो नेता थे ना, उनका भी बहुत सहयोग रहा, क्योंकि मीटिंग्स हुई थी इनकी 1914 के बाद, और दोनों ने रियलाइज किया कि अकेले तो संभव नहीं है। अब एक तरफ जब कोई स्वशासन की मांग करने के लिए पूरे इतने बड़े स्तर पर अगर आंदोलन कर रहा है, तो दूसरे पक्ष ने क्या कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे। ठीक है, तो ये खूबसूरत बात थी कि नरमपंथी दल के नेताओं ने स्वराज का, ये जो सुशासन की जो मांग थी, होम रूल आंदोलन था, इसमें उनका समर्थन किया। स्टार मार्क करके लिखिए, नरमपंथी विचारधारा के नेताओं के द्वारा भी, या नरमपंथी नेताओं के द्वारा भी इस आंदोलन का समर्थन किया गया। अब देखो समर्थन कैसे कर रहे हैं, एक तरफ एनी बेसेंट और तिलक, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जनसभाएं करके, भाषण देके लोगों को प्रेरित कर रहे थे। वहीं पे स्वशासन की मांग के सपोर्ट में जो नरमपंथी नेता थे, इन्होंने विधायी परिषदों में आवाज उठाना शुरू किया, उन्होंने कहना शुरू किया। और जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, तो नरमपंथी दल के नेताओं ने और गुस्से नाराजगी में ये बातें कही। तीन चीजें थी ना उनके मेथड्स में, पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट। तो उन्होंने भी अपने तीनों तरीके अपनाए। उन्होंने भी कहा कि स्वशासन की मांग करने को आपने इतना गलत कैसे साबित कर दिया, आपने सीधे जेल में डाल दिया। क्या भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय जनता को यह अधिकार नहीं है कि वो सुशासन की मांग करे? और उनका कोई अगर नेता अगर उनको प्रेरित कर रहा है, तो आपने उनको जेल में कैसे डाल दिया? और इतना दबाव बनाया गया उनके ऊपर, शासन के ऊपर, कि 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन आई। लिखो लिखो, सभी राष्ट्रवादी नेताओं के दबाव में 1917 में ब्रिटिश शासन के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया। एक घोषणा पत्र जारी किया गया। अब शॉर्ट हेडिंग बना के लिख लो, अगस्त घोषणा, अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त घोषणा। अब अगस्त घोषणा में क्या था वो लिख लीजिए। अगस्त घोषणा में यह कहा गया कि अब से स्वशासन की मांग करना देशद्रोह नहीं माना जाएगा। लिखो, स्वशासन की मांग को और भी बातें कही गई, लेकिन हम तो जो सबसे मेन है उसी को यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, स्वशासन की मांग को देशद्रोह नहीं माना जाएगा। अब इस लाइन को एक बार पढ़िए जरा, इसी लाइन को, स्वशासन की मांग को देशद्रोह नहीं माना जाए। एक बार फिर से पढ़ लो। डिमांड किस चीज की? स्वशासन की मांग को देशद्रोह नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ब्रिटिश शासन ने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये स्वीकार कर लिया कि भारत के नागरिक होने के नाते भारतीयों को अधिकार है स्वशासन का। समझ रहे हो? इसको दूसरे तरीके से कहें तो ये कह सकते हैं ना कि भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों को स्वीकार कर लिया गया। भारतीय नागरिकों के जो राजनीतिक अधिकार बनते हैं उनको स्वीकार कर लिया गया शासन के द्वारा। ठीक है, तो स्टार मार्क करके लिखो, इस घोषणा के माध्यम से, इस घोषणा के माध्यम से भारतीयों को अपने राजनीतिक अधिकारों की स्वीकृति मिली। अपने राजनीतिक अधिकारों की स्वीकृति मिली। मतलब पहली बार ब्रिटिश शासन ने ये कह दिया कि आप सुशासन की मांग कर सकते हो, वो देशद्रोह नहीं होगा।
मतलब आपने कंसिडर कर लिया कि किसी देश के नागरिक होने के नाते, सिटीजन होने के नाते उनके अधिकार बनते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप, ये बहुत बड़ी जीत थी होम रूल आंदोलन की। लिखो, यह होम रूल आंदोलन की एक बड़ी जीत थी। यह होम रूल आंदोलन की एक बड़ी जीत थी। ठीक है, अब 1916 में होम रूल आंदोलन चला। लिखो, होम रूल आंदोलन 1916 से 18 तक चला। लिख लिया ना? लिख लिया, दूर रिपीट मत करो। ठीक है, 16 से 19 तक चला। अब 16 में ही एक काम और हुआ। एक तरफ देखो, एक तरफ जब सुशासन के लिए होम रूल आंदोलन चला, दूसरी तरफ सब लोगों ने बैठ के क्या डिस्कशन किया कि अब हमें अलग अलग काम नहीं करना चाहिए। अब अगर हमें सुशासन चाहिए, ठीक है, भारतीयों के अधिकार चाहिए, तो मिलकर काम करना होगा। अब मिलकर काम कैसे करना होगा? तो उन्होंने कहा 1916 का अधिवेशन, ठीक है, उन्होंने कहा इस बार अधिवेशन में वापस जो 1907 में जो गलती हुई थी, उस गलती को सुधारा जाएगा। 1916 चल रहा ना, होम रूल 1916 में शुरू हुआ, 16 के बाद हम 17 में पहुंच गए, अगर डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। तो अब वापस 16 में आइए, 1916 का लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, आईएनसी का सेशन। ये अधिवेशन कहां हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार के नाम से भी इनको शॉर्ट में जाना जाता है। अध्यक्षता की एसी मजूमदार के द्वारा लखनऊ में ये सेशन हुआ, अधिवेशन हुआ। और इस सेशन में जो खास बात थी वो ये कि समझौता हुआ। समझौता हुआ, इसीलिए इसे लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ समझौता। ये समझौता किस किस के बीच हुआ? ये समझौता हुआ पहला नरमपंथी और गरमपंथी के बीच। ठीक है, पहला कहां, किस किस के बीच में हुआ? गरमपंथी और नरमपंथी के बीच पहला समझौता। ठीक, और दूसरा समझौता यहां पर किसके बीच हुआ? अब ये पूरा कांग्रेस हो गया ना, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच। इसका मतलब क्या हुआ? 1907 में जो 3 ग्रुप बने थे, 1916 में वो तीनों ही एक हो गए। और इनको एक करने के पीछे आप सबसे बड़ा मतलब कारक, सबसे बड़ा फैक्टर किसको मानोगे बताइए? प्रथम विश्व युद्ध। समझ में? प्रथम विश्व युद्ध ने बता दिया कि विदेशी शासन है और हमें सुशासन स्थापित करना ही होगा, और सुशासन अलग अलग प्राप्त नहीं किया जाएगा, उसके लिए हमें एक होना होगा। अब देखो, ये जो समझौता हुआ यहाँ पर, इस समझौते में जब 2 पक्ष यहाँ पर जुड़े और फिर ये 2 पक्ष यहाँ पर जुड़े, इन दोनों ही जगह समझौता होता है तो क्या होता है? एक दूसरे की शर्तें सब मानते हैं, है ना? एग्रीमेंट होता है ना एक दूसरे की बातों पे। तो यहाँ पे किस बात का एग्रीमेंट हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि जब तिलक स्वराज के लिए, सुशासन के लिए होम रूल चलाएंगे, तो उस समय आपको भी सुशासन में उसका सहयोग करना होगा। हम ये नहीं कह रहे हमारे साथ सड़कों पे आ जाओ, रैलियां करो, भाषण दो, आप भी ना, अपने तौर तरीकों से आप सुशासन का समर्थन करेंगे। देखो, जो विचारधारा
कमजोरी समझी गई थी, जो भेदभाव, मतलब एक वो कहते हैं ना डिफरेंस इन आइडियोलॉजीज, है ना, अलग अलग विचारधाराओं का जो मतलब अंतर था, उस अंतर को कमजोरी समझा गया था, इसीलिए तो 1907 में अलग अलग हो गए। अब इन्होंने क्या कहा कि ये हमारे हथियार भी तो बन सकते हैं, वेपन के तरीके से भी तो काम आ सकते हैं, उद्देश्य हमारा एक होगा, सुशासन, और उसको प्राप्त करने के लिए तरीके हमारे अलग होंगे। गर्मपंथी अपने तरीकों से सुशासन की मांग करेंगे और नरमपंथी अपने तरीकों से विधान परिषदों में बैठकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो दोनों जगह जब एक जैसी मांग की जाएगी तो सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ रही बात? और उन्होंने कहा कि नरमपंथियों ने कहा कि भाई हमारी बात क्यों सुनी जाएगी विधायी परिषदों में? तो उनको ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे। 1914 में जब भारत को बिना भारत की मर्जी जाने युद्ध में शामिल कर दिया गया था, तो उस समय नरमपंथी दल के नेताओं ने कहा था कि क्योंकि भारत उपनिवेश है ब्रिटेन का, इसलिए ये हमारा कहीं ना कहीं एक मौलिक अधिकार भी बनता है, मौलिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम ब्रिटेन का सहयोग करें। तो जब हम ब्रिटेन का युद्ध में सहयोग कर रहे हैं तो ब्रिटेन भी सुशासन के लिए हमारी बात माने। और कहीं ना कहीं ये सच है, नरमपंथियों को विश्वास था कि जैसे युद्ध समाप्त हो जाएगा वैसे ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारतीयों की डिमांड पूरी कर देगी, भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस दे देगी। तो इसलिए युद्ध में समर्थन कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस तो नहीं मिला तुरंत, है ना, लेकिन यहां ये हुआ कि जब नरमपंथी और गरमपंथी एक होके एक ही उद्देश्य के लिए अपनी अपनी बात कहने लगे तो अगस्त डिक्लेरेशन जैसा एक कदम तो ब्रिटिश शासन ने उठाया। समझ रहे हो? रिकॉग्निशन बहुत बड़ी बात होती है। एक बार स्वीकार कर लिया जाए अधिकार को, उसके बाद अधिकार तो है, बार बार मांग करते रहेंगे जब तक ना मिले तब तक। इससे पहले तो क्या था, थोड़ी सी अपनी बात रखी, पकड़ के जेल में भर दिया। तो वो अधिकार की स्वीकृति बहुत ज्यादा जरूरी थी जो 1917 में मिली। समझ में आ गया? तो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, और इसकी सबसे खास बात क्या थी कि इसमें नरमपंथी और धर्मपंथी दल के बीच में समझौता हुआ, और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और जब इनके बीच में समझौता हुआ तो यही हुआ कि मुस्लिमों के हित की बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से उठाई जाएगी और मुस्लिम लीग राष्ट्रवाद को प्रेरित करने में, सुशासन की मांग में आईएनसी का समर्थन करेगा। दोनों एक दूसरे के कामों में हेल्प करेंगे। समझ में आया? ये समझौता हुआ था सबके बीच में। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आज पढ़ा है उसको ध्यान से रिवाइज कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन में भी सभी को थैंक यू। आप भी जो भी नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना।